तो चलिए इतिहास के एक बेहद रोमांचक और नाटकीय दौर में गोता लगाते हैं। सोचिए 1600 के दशक का वो समय जब ताकतवर मुगल साम्राज्य के सामने कुछ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने कदम रख रही थीं। ये कोई आम व्यापार नहीं था दोस्तों, ये तो कूटनीति, गहरी साजिशों और सत्ता हथियाने के एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत थी। आज की इस चर्चा में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे इन कंपनियों ने एक विशाल साम्राज्य के दरवाजे पर दस्तक दी और पूरे उपमहाद्वीप में तहलका मचा दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना? आखिर कैसे कुछ साधारण सी व्यापारिक कंपनियों ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के साथ कूटनीतिक शतरंज खेली? उस समय का भारतीय बाजार वो बहुत ही सख्त और कंट्रोल्ड था। वहां पैर जमाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो उन्होंने विदेशी बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए ग्लोबल राइवल्स के साथ ये कॉर्पोरेट वॉर कैसे लड़ी, यही सब आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआती कदमों से लेकर पुर्तगाली दबदबे को तोड़ना, फिर तेजी से हुए विस्तार, मुगलों के पलटवार, फ्रांसीसियों की एंट्री और अंत में वो आखिरी यूरोपीय जंग। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की पहली चाल शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 को, जब कुछ व्यापारियों के एक ग्रुप ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करने का एक चार्टर या कह लें अधिकार पत्र हासिल किया। ये उनका पहला कदम था ईस्ट के मार्केट्स की तरफ। लेकिन जब 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे तो वो बिल्कुल नए खिलाड़ी थे। अब जरा मुगल दरबार के नजरिए से सोचिए, उनके लिए हॉकिंस महज एक अजनबी व्यापारी थे। दूसरी तरफ पुर्तगाली पहले से ही उनके बहुत पुराने और भरोसेमंद दोस्त बन चुके थे। हॉकिंस ने कोशिश बहुत की, यहां तक कि बादशाह जहांगीर से 400 का मनसब यानी एक अच्छा खासा ओहदा भी पा लिया। लेकिन इस कूटनीतिक रसूख के ना होने की वजह से उन्हें आखिरकार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अंग्रेजों को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि मुगल दरबार में सिर्फ हाथ जोड़ने या विनती करने से काम नहीं बनने वाला। अगर उन्हें यहां टिकना है तो पुर्तगालियों के इस मोनोपोली वाले तिलिस्म को हर हाल में तोड़ना ही होगा। और ये बात इस घटनाक्रम से बिल्कुल साफ हो जाती है। 1608 की उस नाकामी के बाद 1611 का साल सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सूरत के पास जावेली में एक नेवल बैटल हुई और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। इस जीत ने मुगलों को अंग्रेजों की सैन्य ताकत का एक जबरदस्त ट्रेलर दिखा दिया। बस फिर क्या था, इसी मिलिट्री पावर ने कूटनीति के बंद दरवाजे खोल दिए। किंग जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो के कूटनीतिक मिशन को शानदार कामयाबी मिली और सूरत में पहली ब्रिटिश कोठी की नींव रखी गई। सूरत में पैर जमाने के बाद इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कूटनीति और अपनी आक्रामकता के दम पर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर को फैलाना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जरा इस फैलाव को देखिए। सूरत से जो सफर शुरू हुआ वो बालासोर और हरिहरपुर तक जा पहुंचा। उन्होंने नए गठबंधनों का एक पूरा जाल बिछा दिया। 1633 में मद्रास, 1651 में हुगली और 1688 आते आते उन्होंने बंबई में भी अपने झंडे गाड़ दिए। आप समझ रहे हैं, ये अब सिर्फ एक व्यापार नहीं था, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट कब्जे की आहट थी। लेकिन कहते हैं ना, सफलता का नशा कभी कभी भारी पड़ जाता है। अंग्रेजों ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार कर दी जिसने मुगलों को आग बबूला कर दिया। उन्होंने अपने खुद के सिक्के ढालना शुरू कर दिया। अब मुगल दरबार के नजरिए से देखिए, विदेशी व्यापारियों का सिक्के ढालना महज कोई बिजनेस मिस्टेक नहीं थी, ये सीधे सीधे शहंशाह की संप्रभुता और सत्ता पर हमला था। एक ऐसी गुस्ताखी जिसे मुगल साम्राज्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाला था। और जाहिर है इस गुस्ताखी की कीमत अंग्रेजों को बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब बारी थी मुगलों के पलटवार की। मुगलों का जवाब एकदम बिजली की तरह और बेहद विनाशकारी था। रातों रात शाही फरमान जारी हुए और अंग्रेजों को हुगली, कासिम बाजार, पटना, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और यहां तक कि बॉम्बे से भी खदेड़ दिया गया। बस पलक झपकते ही विशाल मुगल साम्राज्य ने अंग्रेजों के उस पूरे व्यापारिक नेटवर्क को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया जिसे बनाने में उन्हें दशकों लगे थे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि असली पावर बॉस यहां कौन था। तो यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस घटना ने अंग्रेजों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। पूरी तरह खदेड़े जाने के बाद उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए 1690 में औरंगजेब के दरबार में लिटरली घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी। जब उन्होंने एक बहुत भारी भरकम जुर्माना भरा, तब जाके कहीं उन्हें नई कोठियां खोलने और किलेबंदी करने की दोबारा परमिशन मिल पाई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था।
ठीक उसी समय जब मुगलों के साथ अंग्रेजों का ये शय और मात का खेल चल ही रहा था, मैदान में एक बिल्कुल नए और ताकतवर यूरोपीय खिलाड़ी की एंट्री होती है। अब जरा सोचिए क्या होगा जब एक नया प्रतिद्वंदी गेम में शामिल हो जाएगा। अंग्रेजों ने अभी अभी गिड़गिड़ा के मुगलों के साथ जो एक नाजुक सा बैलेंस बनाया था, फ्रांसीसियों के आने से वो बैलेंस डगमगाने वाला था। भारतीय बाजार में कंपटीशन और अराजकता अब अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचने वाली थी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 1611 में बनी फ्रांसीसी कंपनी ने बिल्कुल अंग्रेजों वाली ही आक्रामक कूटनीति अपनाई। 1668 में सूरत, 1669 में मछलीपट्टनम और 1674 तक पौंडीचेरी में अपनी कोठियां खोलकर उन्होंने एक पैरेलल बिजनेस एम्पायर ही खड़ा कर दिया। मुगलों के दरबार में अब कई विदेशी ताकतें अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए एक दूसरे से भिड़ रही थीं। बाजार एक था, जमीन एक थी और उस पर राज करने की ख्वाहिश भी एक थी, तो जाहिर है टकराव तो अब होना ही था। अब शुरू होने वाला था वो आखिरी यूरोपीय महामुकाबला। अब ये कॉर्पोरेट वॉर बहुत ही दिलचस्प और बेरहम थी। शुरुआत में फ्रांसीसियों की सीधी टक्कर डचों से हुई, जहां फ्रांसीसी हावी रहे और उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया। लेकिन असली महासंग्राम तब हुआ जब उनका सीधा आमना सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। पुरानी सारी जीतों के बावजूद इस भयंकर ब्रिटिश फ्रांसीसी दुश्मनी में फ्रांसीसी टिक नहीं पाए और अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर आप इस पूरे दौर को देखें तो ये गठबंधनों के बनने और टूटने की एक बहुत ही केओटिक कहानी है। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों का दबदबा तोड़ा, फ्रांसीसियों ने डचों को पछाड़ा और फिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ही गेम से बाहर कर दिया। ये व्यापार के नाम पर लड़ी गई कूटनीति और ताकत की एक ऐसी खूनी बिसात थी जिसमें दोस्त और दुश्मन पल पल बदल रहे थे। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर असली और पूरी ताकत हमेशा मुगल दरबार के ही हाथों में थी, जो जब चाहे इन कंपनियों को एक इशारे पे खदेड़ सकते थे, तो क्या इन कॉरपोरेशंस ने वाकई अपनी किसी सैन्य ताकत से ये जीत हासिल की थी? या फिर ये सफलता महज उनके असीमित धैर्य, चालाक कूटनीति और अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से बस एक दिन ज्यादा टिके रहने की क्षमता का नतीजा थी? ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।